ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात बने हैं उसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान की तरफ से बयानात में धमकियां भी देखने को मिल रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की तरफ देख रहा है कि हमको पैसा चाहिए। हालत उसकी ख़राब है। चाइना और आईएमएफ से फंड की मांग की जा रही है और ये अरबों रुपए की मांग की जा रही है। देखिए, ये बात तो सच है कि अभी हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि लड़ाई करना आसान है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन इतनी लंबी लड़ाई कैसे खींची उसने? अमेरिका की मदद से, अमेरिका की मदद से। बिल्कुल। और रशिया ने इतनी लंबी खींची खुद के दम पे। तो ये बात कहना कि जी हम लड़ाई शुरू कर देंगे, हमारी पाकिस्तान की अफवाज तैयार है, इतना आसान नहीं है। लड़ाई को लंबा खींचना और फिर जो उसका खर्च होता है 8 से 10 बिलियन का, या मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर एस्केलेशन होता है और थोड़ा बड़ा लंबा चलता है और ये सब पीओके में ट्रूप्स सब सारे डिवीज़न इंडिया भी तैनात करता है, पाकिस्तान भी करता है, तो मोटा मोटा कितना खर्च होगा? मैं पुनीत आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि एक एस्टिमेट ही है, हम भी कोई ज़्यादा, हम खुद कोई ऐसे एनालिस्ट नहीं है। नहीं, इसके बारे में मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे लेकिन पाऊंगा। मान के चलो पुनीत, ये 8 से 10 बिलियन डॉलर लगते हैं। बिलियन डॉलर्स। अगर ये 15 से 20 दिन या 30 दिन तक भी चलता है एस्केलेशन। देखिए, ये एक डेटा 8 से 10 बिलियन डॉलर, ये मिलियन, ये बिलियन में जा रहा है, तो कितना बड़ा, मतलब इतने शून्य है कि गिन नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लगा। अब ये समझिए कि 8 से 10 बिलियन जब खर्च होंगे तो पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 9 बिलियन डॉलर का है, 9 का। तो फिर पाकिस्तान को तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब कोई भी चीज़ है, आप यहाँ से ले जा रहे हैं। हाँ, तो 9 बिलियन डॉलर का जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है, और आप एक महीना अगर मान के चलें 20-25 दिन भी ये लड़ाई खिंचती है और वहाँ पे भी पीओके में आपकी तरफ से भी लड़ाई होती है, हमारी तरफ से भी लड़ाई होती है, तो ये एस्केलेशन की ये कीमत है, ये कॉस्ट है। तो बार बार यही बात की जा रही थी कि जब पाकिस्तान को कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारी शाहरग है, वे गले की नस है। लेकिन ये गले की नस बहुत महंगी है। ये गले की नस आपको ऑलरेडी पिछले 77 सालों में इस गले की नस ने आपको परेशान किया है, और ये गले की नस आपको इकोनॉमिकली वीकन कर रही है। दिन प्रतिदिन आप गरीब होते जा रहे हैं सिर्फ इस गले की नस की वजह से। एक चीज़ और है, आपको क्या लगता है, जो हम इंटरनेशनल जो चल रहा है, ग्लोबली जो चल रहा है, उस पर हम बात करते हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं, इसने इसके ऊपर मिसाइल दाग दी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या वाकई में वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़माना वॉर से निकल कर अब एक अटैक करना, शॉर्ट अटैक करना, लेकिन वो प्रॉम्प्ट हो, ऐसा ज़्यादा होने लग गया है, या मुल्क जो हैं उसी के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। जैसे ईरान और इजराइल के बीच में हमने देखा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल दागी, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को गिराया, एक दो उसके अंदर घर कर दिया। इजराइल ने भी वैसे ही किया, या हुतीस पर ऐसे ही हो रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? या हमास अगर इजराइल के ऊपर फेंकता है मिसाइलें तो वो भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये जो एस्केलेशन अगर इंडिया की तरफ से हुआ है, अगर इसमें 2-3 महीने भी लग जाएं तो भी कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है कि पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान को दिक्कत आएगी। एक तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को जस्टिफिकेशन देना है कि उसने अटैक नहीं किया। पूरी आईएमएफ की एड इसी बात पर निर्भर हुई, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग मिलनी शुरू हुई। तो अगर इसको लंबा भी हम खींचेंगे, अगर इंडिया अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से रिएक्ट करेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये हम ये सोचे कि बस अभी कर दें, कल कर दें, परसों कर दें, रिटेलिएट कर दें, ऐसा नहीं है। अगर ये लंबा भी खिंचता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 2, सिंधु नदी के जो पानी की बात है, उसमें भी हमारे पास टेक्निकली टाइम है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और पाकिस्तान में जो फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, उसमें गर्मी में पानी चाहिए। तो इंडिया के पास सारा डेटा है कि मुझे कितना छोड़ना है, कितना डाइवर्ट करना है। हालांकि उतनी अभी कैपेसिटी नहीं है, ये तो सच्चाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि
अगर हम पूरी तरीके से पानी रोकना चाहें तो अभी वो कैपेसिटी डेवलप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये फैक्ट है। लेकिन ये है कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे तो उसमें जो पाकिस्तान को वाटर फ्लो जो है वाटर उसके फ्लो बारे में पता नहीं का पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जो गर्मी के मौसम है तब हम कम दें और जब बरसात है तब हम ज़्यादा ओवरफ्लो ज़्यादा दे दें पानी, तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो एक तो बात हुई ये, दूसरी बात ये हुई कि ये एस्केलेशन लैडर बढ़ा रहेगा, पाकिस्तान की आर्मी को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमिकली इतनी साउंड सिचुएशन नहीं है कि फ़ौज ऑलरेडी उनका जितना भी रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा फ़ौज के पास जाता है और फ़ौज फिर सिक्योरिटी के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उससे और पैसा लेगी और पैसा लेने से पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठप होंगी। तीसरी बात ये है कि इंडिया कराची के आसपास जो अपना डेरा डालेगा है ना, उसका भी असर पड़ेगा नेवल से उसका भी असर पड़ेगा। तो उसका असर ये होगा कि पाकिस्तान के पास आने जाने वाले या उससे गुजरने वाले जितने भी कमर्शियल युद्धपोत हैं उनमें कमी आएगी। तो ऐसे भी दबाव बनाया जा सकता है पाकिस्तान पे। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक अगले दिन ही अटैक कर दें, तो ये चीज़ें भी हैं। अगर लंबा भी खींचे, ये सब प्रोसेस भी लंबा ही खींच जाए तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कत होंगी। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारत अब मौजूदा ग्लोबली अगर हम देखें तो भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और टैरिफ वॉर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो कई देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट भी ठीक है। और ऐसे में क्या हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार होगा या हिंदुस्तान को युद्ध में जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे मीम चल रहे हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो सेंस वाली बात कहते हैं कि एक ये सवाल वैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर मर्सिडीज़ और बाइक की टक्कर हो तो मतलब नुकसान किससे ज़्यादा होगा? अब इसका जवाब क्या ही दिया जाए, जाहिर सी बात है कि नुकसान मर्सिडीज़ का होगा ना, मतलब वो महंगी गाड़ी है और आपकी बाइक बाइक अगर टूट भी जाए तो लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मर्सिडीज़ आगे से हल्का सा डेंट भी लग जाए डेंट को भी महंगा पड़ेगा। तो कुल मिला के कहानी यही है पुनीत, जो आपने सवाल पूछा कि इकोनॉमिकली क्या इस पाकिस्तान के साथ ऐसा एंगेजमेंट हो सकता है क्या, लेकिन ये है कि टैक्टिकली हैंडल किया जाए पाकिस्तान को, क्योंकि वो एक रॉग स्टेट है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फ़ौज जो है वो हाइब्रिड निज़ाम चलाती है, सिविलियन गवर्नमेंट्स के सुपरमेसी नहीं है और फ़ौज हर 1-1.5 साल में उनको एक नया शौक़ चढ़ता है कि भाई कश्मीर हमारी शाहरग है, फिर से वो बयान आते हैं, वो जज्बा उनके अंदर फिर से आ जाता है, लेकिन बाद में उन्हें इसकी कॉस्ट का पता बाद में चलता है। तो टैक्टिकली करना होगा, जिसमें हमने किया भी है। जैसे एक खबर ये आई कि कल झेलम में पानी ज़्यादा छोड़ दिया, ये वहाँ पे तो झेलो, तो ये भी चीज़ है। दूसरा सवाल ये है कि भाई पानी तो चाहिए, पानी गर्मी में चाहिएगा, अभी मई जून में गर्मी पड़ेगी, वो भी है। और सितंबर अगस्त सितंबर में सिंध उनका ये कहना है कि केवल ये 2 मुल्कों के बीच में ये ट्रीटी नहीं हुई थी, इसमें यूएन भी शामिल है। उन बाहर हिंदुस्तान को मालूम नहीं है कि क्या हिसाब किताब है, कि तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था और कुछ नियम कायदे हैं, हिंदुस्तान को नियम कायदों के बारे में पता नहीं है, इल्म नहीं। देखिए, अगर हम अभी पूरी दुनिया की सिचुएशन की बात करें तो देखिए यूएई, सऊदी अरब ने सपोर्ट किया है, अमेरिका ने सपोर्ट किया है इंडिया को, फ्रांस ने किया, रशिया ने किया है। तो अगर इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो वो इंडिया को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसे एक इमर्जिंग इकोनॉमी की बात ना सुने, वो पाकिस्तान की बात सुने। और वही होती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ये भी है फैक्ट। दूसरा, इस पूरे एस्केलेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई है। कल सऊदी अरब ने इंडिया के साथ करीब करीब $100 बिलियन का एक करार किया है और वो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। वो क्या है कि सऊदी अरामको जो एक कंपनी है सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है,
वो भारत की 2 कंपनियों में 26% हिस्सेदारी लेगी, 26। तो वो एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो सऊदी अरब जैसा कंट्री और बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वो भी सच्चाई को जानते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। कुल मिलाकर इकोनॉमी भारत की अच्छी है, और इकोनॉमी को देखते हुए सारे मुल्क जो हैं सारे वो मुल्क संबंध कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक तरह से प्रभाव है, इंडिया का जो इम्पैक्ट है ग्लोबली, उसकी इकोनॉमी की वजह से, वो उसकी सॉफ्ट पावर की वजह से भी है, इकोनॉमी की वजह से भी है, और वो डेमोक्रेसी की वजह से भी है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ये जो वो ट्रीटी की बात हो रही है, ये ट्रीटी का मुद्दा पाकिस्तान उतना नहीं भुना पाएगा जितना वो सोचता है कि मैं इसे इंटरनेशनल लेके अगर जाऊंगा तो उसको एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिलेगा, इसकी संभावना कम है। एक चीज़ और है, कल मैं खबर देख रहा था और लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने कुछ भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो अधिकारी थे उन्होंने इस प्रकार का इशारा किया कि उन्होंने कहा कि डिफेंस अटैच है, वो बेसिकली अभिनंदन की इमेज थी, यस, और अभिनंदन की इमेज को लेके जो डिफेंस अटैची था वहाँ का डीए, तो वो ऐसे कर रहा था, और फिर बाद में एक चाय का कप लेके भी वो आया बालकनी में। यही तो मैं कह अभी रहा हूं इसके कि बारे ये में क्या बिल्कुल, तरीका है? आपने पुनीत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क में, वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। उसके जो एम्बेसी होती है, उसके जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे। आप भी जानते हैं कि जब यूपीएससी पास करके इंडियन फॉरेन सर्विस कोई ज्वाइन करते हैं बच्चे, ये जो भी नए कैंडिडेट्स होते हैं, वो उनको सब कुछ सिखाया जाता है, एटिकेट सिखाए जाते हैं, दूसरे मुल्क में आपको कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सिखाया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो हर चीज़ को टेक ओवर करते कर चुके हैं। और जो डिफेंस अटैची था वो पाकिस्तान फ़ौज का बंदा था, और वो जो बालकनी में खड़े होकर लंदन में इस तरह की हरकत कर रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज ए डिप्लोमेट आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि चलिए आपकी लड़ाई है, लड़ाई तो सेकेंड वर्ल्ड वार में सब ने लड़ी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन के जो सैन्य अधिकारी थे वो पकड़े गए, तो अमेरिकन फ़ौज ने उनको पकड़ा, तो वो ड्रेस में थे। तो अमेरिकन ट्रूप्स ने क्या उनके कपड़े उतारे, क्या उन्हें मारा, या क्या उनकी गर्दन पे ऐसे किया, क्या ऐसा व्यवहार किया उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे। दूसरी बात ये है कि युद्ध ख़त्म हो चुका था। डिफेंस अटैची इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उससे माइंडसेट पता चलता है पाकिस्तान फ़ौज का, कि यानी कि उनके मन में जो नफ़रत भरी है और जो टॉलरेंस है वो कितनी है। आपके एम्बेसी के बाहर इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पाकिस्तानी भी तो प्रोटेस्ट करते हैं इंडियन एम्बेसी के सामने। दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं, वहाँ भी तो आप प्रोटेस्ट करते हैं। कश्मीर को लेके पिछले 70 सालों से आप प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। क्या किसी इंडियन ऑफिसर ने या डिप्लोमेट ने बालकनी में खड़े होकर कोई भद्दे इशारे किए, कोई गलत इशारे किए? तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर भी जो पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स हैं या अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, नाउ दे हैव टेकन ओवर द पाकिस्तानी सिविल ब्यूरोक्रेसी आल्सो। कुछ मीम्स भी शेयर हो रहे हैं हमारे YouTube पेज पर। दिलचस्प बात यह है कि जब आप और हम चर्चा करते हैं तो ये पाकिस्तान में भी देखा जाता है। अच्छा जी, और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। तो मैं एक कमेंट पढ़ रहा था और उसका जिक्र करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान के लिए हमारा दिल भी धड़कता है। तो ये बात उनके लिए मैं पहुंचाना भी चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ तो सब फना होने के लिए तैयार हैं या शहादत के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान भी पूरी तरह से तैयार है और शहादत के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल रहना चाहिए शहादत के लिए तैयार। एक बात तो एक मैसेज ही। दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पर मीम्स और चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा गया कि पानी रोक दोगे, तो बोले मिलता ही नहीं है, तो रोक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजली नहीं मिलती, पानी बिजली नहीं मिलती,
और जहाँ तक आप बोल रहे हो कि लाहौर को कब्जा लोगे तो बोले शाम तक वापस दे जाओगे, इतने बिगड़े हालात हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ पर मीम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो ये जो है ये चीज़ें चल रही है, उसको कैसे देखें हम? क्योंकि क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या वहाँ की आवाम जो है वो सरकार के वाकई में इस मामले पर साथ है, या वो जान रही है कि सरकार तो बेड़ा गर्क कर ही रही है इस मामले को लेकर? इसका जवाब मैं ऐसे देता हूँ। एक पाकिस्तान की फ़ौज के एक रिटायर ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी हैं, हालांकि पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, ISI ने किए हैं। उनका नाम है आदिल राजा। तो आदिल राजा जो हैं इस समय ब्रिटेन में शायद कहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं। तो उन्होंने अपने पोस्ट किया है, उन्होंने बताया है कि आसिम मुनीर की फ़ैमिली क्या है। मुझे लगता है कि ये शायद अलग से हम काट के भी डाल लें कि आसिम मुनीर का हिस्ट्री क्या है, उनकी फैमिली के बारे में उन्होंने पोस्ट किया है। मैं उन्हीं के पोस्ट की बात कर रहा हूँ। वो क्या है, आसिम मुनीर को लेके पाकिस्तान में ये भी चर्चा गर्म है कि ये शिया है। अब पाकिस्तान तो हर उसमें नुक्स में निकालता है कि शिया सुन्नी। हाँ। अब बाद में आदिल राजा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नहीं, शिया नहीं है तो सुन्नी, इनका फैमिली सुन्नी है, लेकिन जो इनकी वाइफ हैं वो शिया है, और जो इनकी बेटी है उनकी भी शादी शिया में हुई। तो ये शिया सुन्नी मिक्स है। तो पहले तो ये भाई पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको तो कहा जाए सुन्नी फोर्स है, तो उसमें शिया भी हैं, और जो आपके आर्मी चीफ हैं वो शिया, उनका एक एंगल निकाल के लेके आए हैं। दूसरा ये है कि इनकी फैमिली, ख़ानदान के ज़्यादातर लोग विदेश में सेटल हैं। तो वो जो आम पाकिस्तानी जज्बात में आके लिखते हैं नीचे कि जी हम तो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि भैया आप तो मरने के लिए तैयार हो, ठीक है, लेकिन आपके जो जर्नैल हैं उनसे तो पता कर लो कि उनके बच्चे तो बाहर हैं। उनके बच्चे तो बाहर लंदन में, टोरंटो में बैठे हैं। उनका पूरा ख़ानदान टोरंटो में बैठा है, ठीक है, लंदन में है, अमेरिका में है, आपको मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं, खबर ये भी है कि फौज के बहुत सारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भेज दिया है कि थोड़ा फॉरेन ये ट्रिप खबरें करके भी आओ। आई। अब हालांकि इसको मतलब तस्दीक तो नहीं हो सकती, बट ऐसी खबरें फिर कुछ सोशल मीडिया पर चल रही हैं पता कि कर लेना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं लोग तो पता भी कर लें कि भाई पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि देखो जितने भी जर्नैल हैं उनके सबके बच्चे बाहर ही हैं। और ये तो पहले जितने भी आर्मी चीफ हुए हैं ज़्यादातर बाहर हैं। भाई कियानी के बारे में कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, और बाजवा, कमर जावेद बाजवा पता नहीं शायद अभी वापस आ गए, वो भी बाहर ही गए थे आर्मी चीफ बनने के बाद 6-8 महीने वो भी बाहर रह के आए हैं। और परवेज़ मुशर्रफ तो बाहर ही रहे। ठीक है, और कौन थे, राहिल शरीफ भी बाहर हैं। तो रहता कौन है? नहीं, और दिलचस्प ये है कि जो भी सत्ता में आता है वो कुछ वक्त तो रहता है, फिर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू होती है, और फिर वो फॉरेन ट्रिप। अब सवाल तो इन पे भी आरोप तो इन पर भी लगे हैं। जो मैं आदिल राजा की अगर मैं बात करूं तो आदिल राजा ने तो लिखा है कि इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या अब देखना होगा। तो कुल मिला के कहानी इतनी सिंपल नहीं है पाकिस्तान में जैसे सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज के जो जर्नैल हैं वो मरने के लिए तैयार हैं, वो सबके बच्चे बाहर हैं, सबके ख़ानदान बाहर हैं। आम लोगों को जज्बात भड़काए जाते हैं कि भैया आप लड़ो, बदला लो इंडिया से, आप इंडिया से लड़ो। वहाँ पे कश्मीरियों को कहा जाता है कि भैया आप बदला लो। एक चीज़ और है कि एक हमने देखा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जवाब दिया, फिर एयर स्ट्राइक की, अब ये कहा जा रहा है कि वाटर स्ट्राइक होगी। तो वाटर स्ट्राइक क्या सिंधु जल संधि जो है उसके ज़रिए की जा चुकी है, और जो आपने कहा कि पानी झेलम का झेलो वो, या फिर दूसरे तरीक़े से भी भारत इससे निपटने की तैयारी में है, या फिर ये होता है कि आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो तो अपने आप ही टूट जाएगा? देखिए, ये जो भी अभी ये तो 3 फेज़ ही होंगे इसके, एक शॉर्ट टर्म है, एक मीडियम टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में तो ये है कि अगर एक्चुअली भारत ये डिसाइड कर ही लेता है कि भाई पानी नहीं जाना, तो देन वी हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी टू मेक डैम्स बनाने होंगे। दूसरी बात ये है कि ये दबाव बनाने की रणनीति भी है कि पाकिस्तान समझे कि एवरीथिंग कम्स विद ए कॉस्ट।
सो कोई फ्री वॉकओवर नहीं है कि भाई आप आएँ, आप DGI-SI लश्कर तैयबा के हैंडलर्स को बोले कि भाई वहाँ अटैक कर दो और उनसे पूछ के मारो, आपके हिंदू हैं मुसलमान हैं, मतलब हिंदू हैं तो उनको मार दो, मुसलमान हैं तो छोड़ दो। तो ये वॉकओवर तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा अब गेम है, एस्केलेशन है, क्रिकेट की टाइज बंद की इंडिया ने इन्हें टेररिस्ट के चक्कर में, और पाकिस्तान की हालत ये है कि एज ए क्रिकेटिंग नेशन जो उसको रेवेन्यू भी आता था क्रिकेट से, चैंपियन ट्रॉफी में भी उसको नुकसान हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि फाइनल होना चाहिए था, लेकिन फाइनल इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत ने खेलने से मना कर दिया। तो आप ये समझिए कि नुकसान पे नुकसान पर खेल आयोजित होता है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी रेवेन्यू जाता। दूसरी बात, इमरान खान ने जब ये आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। पहला फैसला किया कि ट्रेड बंद करते हैं। वो ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इंडिया को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अभी जो ये एस्केलेशन हुआ है, इसमें जो दवाइयाँ जाती थी दुबई के रास्ते या कुछ वाघा के रास्ते भी जाती थी, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, वो भी बंद कर दी। तो आप अपनी ज़िद जो है, शाहरग की जो ज़िद है कि शाहरग है, इसकी कॉस्ट कितनी है आप देख तो लो। ये शाहरग तो बहुत महंगी है। एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल साफ तौर पर पूछना चाह रहा हूँ कि ये अटैक हुआ, जाहिर सी बात है कि इसको प्लान करके किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान में जो सरकार बैठी है सबको इस बात की खबर हो गई, या कुछ लोगों ने मिलकर इसको प्लान करवा दिया और उसके बाद अब सरकार पूरी पसोपेश में कि यार ये क्या करवा दिया, हमको खबर ही नहीं, और अब तो बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, अब मतलब ये तुमने जो किया है गलत किया। देखिए, बिल्कुल सही सवाल है पुनीत आपका, लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, और ये फ़ौज ही इसमें मुलविस है, और जो सिविलियन गवर्नमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ एक तरह का हाइब्रिड निज़ाम है। दिखाने के लिए सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे सारे फैसले फ़ौज ले रही है। अब जब बलूचिस्तान का मसला आया, बलूचिस्तान में जब अटैक हुआ, ट्रेन का जो हादसा हुआ, जिसकी हम भी निंदा करते हैं कि बेकसूर लोगों को कहीं नहीं मारा जाना चाहिए, वो कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी इलाके में हो। उनको जो बलूचिस्तान के जो BLA के जो लोग थे जिन्होंने मारा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ उठी कि भाई आप बलूचिस्तान के एक्चुअल मसले को देखिए। तो सिविल गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की, उसके पास इतने अख्तियार ही नहीं है, इतने अधिकार ही नहीं है कि वो वहाँ के मसलों को बातचीत से हल करे। वो पूरी तरह डिपेंडेंट है फ़ौज पे। अब फ़ौज पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि फ़ौज ये कहती है कि सिक्योरिटी इशू है, आप हमें डील करने दीजिए। अब बलूचिस्तान का मसला भी फ़ौज डील करेगी, कश्मीर का मसला भी फ़ौज डील करेगी। तो सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी, वो केवल एक बयान जारी करेगी, वो झेल रही है। इंटरनेशनल लेवल अब कश्मीर का मसला मुखौटा बना के रखा है, कश्मीर के मसले को, हाँ, कश्मीर का यही तो पहले हुआ था। नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर, वो यही तो इशारा कर रहे थे कि स्टेट एक्टर तो वो नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो आतंकवादी हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान फ़ौज। और नवाज शरीफ चाहते थे कि कश्मीर समेत सारे मुद्दों पे बातचीत हो, कश्मीर भी डिस्कस हो, लेकिन बाद में फ़ौज ने मना कर दिया। तो ये जो फ़ौज है वो बलूचिस्तान को भी कंट्रोल करना चाहती है, वो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ TLP के साथ उसकी लड़ाई है उसको भी कंट्रोल करना चाहती है, वो कश्मीर को भी अपने हिसाब से डील करना चाहती है। तो उसके मामले में अब फंसती है सिविलियन गवर्नमेंट। अब ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिशियन जो हैं पाकिस्तान के, ये बाई चॉइस भी हाइब्रिड निज़ाम है। अभी एक जाता है तो दूसरा गोद में बैठ जाता है जाके, दूसरा गोद से उतरता है तो तीसरा गोद में जाके बैठ जाता है। तो हो तो यही रहा है ना। अब आप देखिए, इमरान खान और बाजवा सेम पेज पे थे 2-3 साल पहले, और वो सेम पेज वो पेज गायब हो गया। उसके बाद अब ये शहबाज शरीफ जाके फ़ौज के साथ मिलकर, आप जो कुल मिलाकर ये है कि आप जो कहोगे हम बोलते रहेंगे, हमको बिठवा दो कुर्सी पे, बस हाँ वही है। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी चर्चा? आपको समझ में आया होगा सिंधु जल समझौता क्या हो सकता है, आगे कैसे होगा, व्यापार के दृष्टिकोण से, युद्ध के
अगर हालात बनते हैं या परमाणु हमला हम कर देंगे ऐसी बातें अगर होती हैं तो इस बीच क्या हो सकता है, उसके इफ़ एंड बट्स, ये जो है ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मिला तभी 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़ते रहिए। बहुत धन्यवाद।